Hi guys, welcome to Dhan. Thank you so much for showing love to all our videos. We also receive a lot of queries and questions related to trading and investing. So we are going to address them today. So to do that, we have Himanshu with us. Hi. Hi Himanshu. So Hi. जैसे कि हमने देखा कि people are really liking all our videos and everything and बहुत सारे questions है. So the question from few of our users was कि what should be their first few steps towards trading? सो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एक्चुअली। मेरा खुद का ये मानना है कि सभी को सीख के करना चाहिए। और ट्रेडिंग किसी और आर्ट फॉर्म की तरह ये भी एक ऐसा आर्ट है जो आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। आपको टाइम लगेगा, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ कैपिटल चाहिए होगा और बहुत सारी लर्निंग चाहिए होगी आपको ये सब कुछ सीखने के लिए। सो एज अ बिगिनर ट्रेडर माय सजेशन फॉर एनीवन वुड बी, सबसे पहले तो उनको ये नोटिस करना चाहिए कि वो किस टाइप के ट्रेडर हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप किस प्रोफेशन में हैं। क्या आपका प्रोफेशन आपको अलाउ करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता करने की जरूरत है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। उस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज एक्यूमुलेट अपने लिए करने चाहिए। उस रिसोर्स में चाहे वो इंफॉर्मेशन आती हो, नॉलेज आती हो, कैपिटल आता हो, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। सो लेट अस अज्यूम अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको स्क्रीन्स चाहिए होंगी, स्क्रीनर्स चाहिए होंगे जहां पर आप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे। सो अब आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। एज अ बिगिनर द सजेशन इज ऑलवेज कि उनको कैश मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए और फिर डेरिवेटिव मार्केट की तरफ जाना चाहिए। कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं जो किसी भी ट्रेडर को सीख के करना चाहिए। वन इज ऑफ कोर्स उनको पहले कैपिटल मार्केट की बेसिक समझ लेने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक्स क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। किसी भी ब्रोकर टर्मिनल पे आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जैसे हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे यू कैन प्लेस ब्रैकेट ऑर्डर्स, यू कैन प्लेस कवर ऑर्डर। आप सिंगल क्लिक पे आप कैश मार्केट, एफएनओ मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए, उन सारी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। ये सीखने के बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कुछ बेसिक आइडियाज आप मार्केट का ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप थोड़े से कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छी कंपनीज अगर अपने पोर्टफोलियो में रहेंगी, अगर उनमें कभी आप खराब ट्रेड ले भी लेते हैं तो भी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं रहती है, आप अपने लिए कुछ लीवे ले सकते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के बाद आपको कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेना चाहिए, एक बेसिक आइडिया ले लेना चाहिए। यहां पर फंडामेंटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बैलेंस शीट स्टडी करने आनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक आइडिया कंपनी का, लाइक उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, एनुअल रिजल्ट्स कब आते हैं, क्या इंपैक्ट दे सकते हैं। ये एक दूसरी चीज होगी सीखने के लिए। और फिर उसके बाद अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर का क्वेश्चन ट्रेडिंग के अराउंड था, तो ट्रेडिंग में दो चीजें हैं, एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है आपका डेरिवेटिव एनालिसिस। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव पे एक थॉरो रिसर्च और एक थॉरो स्टडी जरूर कीजिएगा उसके अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक आइडिया तो सभी को होना चाहिए, सो दैट आप ये पता लगा पाए कि मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है स्टॉक के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर स्टॉप लॉस कट गया और हमने उसको, अगर हमारा स्टॉप लॉस ब्रीच हो गया और हमने उसको एग्जिट नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि स्टॉप लॉस है क्या। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको यह बताने में आपकी हेल्प करेगा कि आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या है, जिसके नीचे आप स्टॉक को होल्ड ना ही करें तो अच्छा है। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी फॉर दिस व्यूअर इज, or for many of these viewers who want to start trading, is one is the basic terminology around the stock market, second is the fundamental analysis, चाहे वो आपकी कंपनी का हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमी का हो, लाइक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, बजट में क्या क्या चीजें डिक्लेयर की जा सकती हैं। और उसके बाद आपको टेक्निकल और डेरिवेटिव मार्केट्स के ऊपर फोकस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एक और क्वेश्चन था मिस्टर महेश से कि देयर आर सो मेनी चार्ट पैटर्न्स यूज्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बट एज अ बिगनर उनको ऐसा कौन सा चार्ट पैटर्न है जो फिर उनके लिए यूजफुल होगा, एज अ बिगनर उनको यूज करना चाहिए? क्योंकि महेश जी ने हमसे चार्ट पैटर्न के बारे में पूछा है तो इसका मतलब आई एम एज्यूमिंग कि उनको चार्ट पैटर्न्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी और वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स कुछ जानते होंगे वहां पर। यहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो देयर आर टू काइंड ऑफ पैटर्न्स, वन इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड अदर्स आर रिवर्सल पैटर्न। और या फिर आपके साइडवेज मार्केट के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारे ट्रेडर्स जो ढूंढते हैं वो या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढते हैं या फिर वहां से रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं। चार्ट पैटर्न्स के अंदर एक और चीज है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट चार्ट पैटर्न, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप कोई रैली मिस तो नहीं कर दी उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको आपने ढूंढ तो लिया, लेकिन उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं आता है।
सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग द चार्ट पैटर्न, इट इज ऑल्सो अबाउट द राइट एंट्री, कि आप उसको सही से ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। सो इसमें सबसे आसान चार्ट पैटर्न जो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि महेश जी ने हमें ये मेंशन नहीं किया है कि वो बिगिनर है या एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं और वो कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन एज अ बिगिनर अगर मैं उनको सजेस्ट करूंगा तो एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न्स, इट इज अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या होता है, मार्केट सबसे पहले ऊपर जाती है, उसके बाद वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करती है। तो देखिए यहां पर एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्यों बताया कि ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। ये चार्ट पैटर्न इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर आपको एम्पल टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एज अ एडवांस ट्रेडर अब मेरे माइंड को शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए होते होंगे पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रेड के बारे में सोचने के लिए। अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड ले रहा हूं तो ऑप्शन का स्ट्राइक कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है, तो ये सारी चीजें सोचने के लिए मेरा माइंड अब प्रोसेस हो चुका है पिछले कुछ डेकेड्स के एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन बिगिनर का माइंड इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता उस पूरी इंफॉर्मेशन को। इसलिए फ्लैग पैटर्न की एक खास बात यह है कि आपको सीधा खड़ा हुआ एक पैटर्न दिखाई देगा और उसके बाद मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो अब आपके पास क्लियर इंडिकेशन आ गया है कि मार्केट बहुत शार्पली ऊपर गई है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, आपके पास एनफ टाइम है इस ट्रेड के आगे के बारे में सोचने के लिए। नॉट जस्ट दिस, आपके पास अपने ऑर्डर प्लेस करने का भी एम्पल टाइम है। तो आप अगर डेली चार्ट पे या आवरली चार्ट पे, 2 आवरली चार्ट पे, जिस भी टाइप के आप ट्रेडर हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम जनरली इसके फ्लैग का हाई क्रॉस करने के बाद इसको बाय करते हैं और यहां पर अप्रोक्सीमेटली फ्लैग की हाइट और पोल की हाइट ये हमारे टारगेट्स रहते हैं इसके अंदर। तो आपको एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे। रादर हमने धन में भी एक वीडियो में फ्लैग एंड पोल पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स वहां पर शो करें, आप हमारी वीडियो को भी विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर इसी के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन भी आंसर कर लेते हैं कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर नहीं है, ऑल्दो अगर आप एडवांस ट्रेडर है तो भी आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस पैटर्न एक और होता है विच इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, विच आई पर्सनली सी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इस पैटर्न को यूज करता हूं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मार्केट पहले एक छोटा शोल्डर बनाएगी, फिर हेड बनाएगी, फिर एक और शोल्डर बनाएगी। सो द मार्केट विल फर्स्ट मेक अ शोल्डर, देन अ बिगर हेड, देन अ स्मॉलर शोल्डर, और ये नेकलाइन ब्रीच करने के बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंटली हाई प्रोबेबिलिटी एज पर माय ओन बैक टेस्टिंग, और मैं इस सिस्टम को काफी सालों से यूज भी कर रहा हूं और मैं बहुत ही कंफर्टेबली इसमें अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाता हूं। सो यहां पर नेकलाइन ब्रीच करने के बाद फॉर मी इट हैज प्रूवन टू बी अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, जहां पर मैं इसको शॉर्ट सेल करता हूं कोई भी प्रोडक्ट हो और आई मेक सम डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आउट देयर। बस सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ढूंढना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऑल्दो ऐसे स्क्रीन्स अवेलेबल है जहां पर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। सो एक बिगिनर अपने लिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न स्टडी कर सकता है और फाइंड आउट कर सकता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है वो अपने लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइंड आउट कर सकता है। वी हैव आल्सो मेड अ फ्यू वीडियोस ऑन फ्लैग एंड पोल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड मेनी सच सिमिलर पैटर्न्स। आप उन वीडियोस को जाके एक बार सर्च आउट भी कर सकते हैं, उसमें हमने लाइव एग्जांपल के साथ आपको ये सारे पैटर्न समझा रखे। और यू कैन चेक आउट धन पाठशाला सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। उसमें आपको ऐसी ही डिफरेंट स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो वी हैड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नीलेश। उनका ऐसा पूछना था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हाउ मच इम्पोर्टेंट इज फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज व्हाट वी हैव हर्ड इज fundamental analysis is only required in long term investing. This is a very common question that comes in the mind of a trader, especially those who want to trade. देखिए वो क्वेश्चन बहुत ही वैलिड भी है। वो क्वेश्चन को हम सीधा ये नहीं कह सकते वो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, वो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में। सो देयर इज वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस, और इन दोनों के माइंडसेट इतने अलग हैं। तो जनरली मैं ये बात बोलता हूं कि अगर एज अ कपल अगर आप में से एक फंडामेंटल एनालिस्ट है और एक टेक्निकल एनालिस्ट है तो आप आपस में लड़ते ही रहेंगे। लेकिन ये दोनों के थॉट प्रोसेस कुछ कुछ तो मैच करते हैं, ऑल्दो दोनों के माइंडसेट्स या दोनों की एरियाज ऑफ स्टडी भी अलग अलग है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, जबकि टेक्निकल मुझे ये बताता है कि स्टॉक को कब बाय करना है। तो आइडियली ये दोनों इंटरफेयर नहीं करने चाहिए एक दूसरे के अंदर। आई हैव बीन यूजिंग दिस थॉट प्रोसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू अपने स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूं और टेक्निकल्स के थ्रू उसको कब बाय और सेल करना है ये मैं पता करता हूं।
तो इन दोनों को, और इसको हम जनरली टेक्नो फंडा एनालिसिस बोलते हैं, तो ये दोनों साथ में लगाए जा सकते हैं। अब इसको कैसे लगाना है उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने लिए, सो चाहे वो इंडेक्स के टॉप 50 स्टॉक्स हो, 100 स्टॉक्स हो, 200 स्टॉक्स हो, और या फिर आपने अपने लिए भी कोई और स्टॉक का एनालिसिस किया और आपको लगता है कि वो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, तो आप इनमें टेक्निकल एनालिसिस लगाइए और इसको साथ में मर्ज करके इसको यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटली साउंड कंपनीज में अगर आप सही टाइम पे बाय डिसीजंस लेंगे, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ स्विंग और अ पोजिशनल ट्रेडर, आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज में अगर आप टेक्निकली सही टाइम पे एंटर कर जाएंगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, तो यहां पर आई वुड सजेस्ट यू इवन फंडामेंटल एनालिसिस यहां पर भी आपकी हेल्प करते हैं। वो किस तरीके से, जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली एक स्टॉक में फॉल आया और वो आईटी का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक, वो आईटी मेजर है वो हमारी कंट्री का, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट में खराब गाइडेंस के चलते 10-12% के आसपास का इंट्राडे में फॉल आ गया। आई मीन शाम को रिजल्ट आया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका स्टॉक क्रैश कर गया तकरीबन 10-12%, और वो लार्ज कैप स्टॉक है, वो ब्लू चिप स्टॉक है हमारी कंट्री का। अब जब ये स्टॉक इतना गिरा तो मुझे ये पता है कि यहां पर इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी इसको बाय करेंगे और पब्लिक भी, जिनको ये शेयर सस्ता मिल रहा है, जिन्होंने वो शेयर कभी 100 रुपए का लिया होगा, अगर वो शेयर उनको आज 90 रुपए 80 रुपए का मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसको बाय करने के लिए भागेंगे। तो यहां पर अगर आपको इंट्राडे बाय सिग्नल मिलता है तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आप फंडामेंटली साउंड स्टॉक परचेज कर रहे हैं और टेक्निकली राइट टाइम पे परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यह भी मदद मिल सकती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको पता है कि जनरली डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद एक कंपनी का स्टॉक प्राइस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। सो ऐसा होने पर आप उसको उसी फेवर में आप सिर्फ वो वाले ट्रेड्स लीजिए जो फंडामेंटली करेक्ट हो। लेट अस से, अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि दिवाली के टाइम पे मारुति का रिजल्ट आया है, और या फिर मारुति का वैसे ही कोई न्यूज चल रही है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में दिवाली के टाइम पे हमारे यहां पर कंट्रीज में गाड़ियां बहुत बिकती हैं, शुगर की बहुत डिमांड रहती है, तो ऐसे स्टॉक्स, अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप उस समय इंट्राडे ट्रेड्स लेंगे जो सिर्फ बाय साइड पे होंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बजट के टाइम पे अगर किसी कंपनी को लेकर खराब न्यूज आई है तो आप उसमें सिर्फ टेक्निकली सेल सिग्नल ढूंढिए, बाय सिग्नल्स को इग्नोर कर दीजिए, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा वन लाइन आंसर ये रहेगा, मैंडेटरी तो नहीं है कि आप फंडामेंटल भी यूज कीजिए टेक्निकल के अंदर, लेकिन अगर आप यूज कर पाएंगे तो आपके रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकते हैं, आप ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था क्योंकि आई हैव सम फ्रेंड्स हु वांट टू क्विट देयर जॉब और उनको फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है, तो फिर लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया है, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में। कोविड के फॉल के बाद हमने नोटिस किया कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन रही है, बीच में कुछ टेम्पररी करेक्शंस आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी करेक्शंस हमें देखने को नहीं मिली है। सो इफ यू आस्क सम ऑफ द ट्रेडर्स जो पिछले 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने 2008 देखा, 2007 देखा, 1991 देखा, जिन्होंने यूरोजोन क्राइसिस देखा, तो ये सारे क्राइसिस और ये सारी करेक्शंस देखने वाले लोग शायद इस क्वेश्चन पे हंस सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट उतनी आसान भी नहीं है जितनी बहुत सारे लोगों को दिखती है, या जितनी आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स को दिख रही है। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, स्टैटिस्टिकली मैं यहां पर बात करूंगा, उसमें स्टैटिस्टिकली द डेटा सेज कि पिछले 3 साल में कोई मेजर करेक्शंस नहीं देखने को मिली हमें मार्केट के अंदर। हमें हार्डली कुछ 10-12% के आसपास की करेक्शंस देखने को मिली है। इमेजिन दिसंबर 2023 में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था क्रेडिट स्विस बैंक, मार्च आते आते वो बैंक बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन उस बीच में जो फॉल देखने को मिला वो 10-12% के आसपास का भी नहीं था। इमेजिन इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हुई है कि सिमिलर थिंग 2008 में हुई थी और हमने एक ब्लड बाथ मार्केट में देखने को मिला था। सो भी द लेवल ऑफ करेक्शंस स्पेशली इन इंडिया हैव बीन स्क्वीज्ड, तो बहुत ही छोटी करेक्शंस हो रही हैं फिलहाल मार्केट के अंदर, विच इज एक्चुअली गुड फॉर इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो गुड फॉर ट्रेडर्स। लेकिन ये आपको एक परिपक्व, ये आपको एक मैच्योर ट्रेडर बनाने के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, स्पेशली वो जो पिछले 3-4 साल में जिन्होंने मार्केट में एंट्री ली है, उन्होंने 15-20% की करेक्शन नहीं देखी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि मार्केट किस तरीके से लगातार कई दिनों तक गिरती रह सकती है, और रादर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में चली जाती है, जहां पर मार्केट बहुत लंबे टाइम तक मूव भी नहीं करती, ना ऊपर और ना नीचे, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट्स होती हैं। तो मेरे अपने लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे बिफोर आई थॉट दैट आई शुड बी जंपिंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग। मुझे 8-10 साइकिल्स ऐसी मिले मार्केट के अंदर जब मार्केट 10% करेक्ट करी हो,
साथ में 2-3-4 साइकिल्स मुझे ऐसी देखने को मिले जहां पर मैंने 20% मार्केट करेक्शन देखी हो, और प्लस कुछ स्कैम्स, कुछ स्टीप फॉल्स अगर मार्केट में देखने को मिले, या फिर लोअर सर्किट अपर सर्किट मार्केट में देखने को मिले, तो इतनी वॉलिटिलिटी अगर मैंने झेल ली हो, तो शायद मैं बोल सकता हूं कि मैं आई एम मैच्योर एनफ टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। और सबसे बड़ी बात, अभी अभी मैंने क्या नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग 2 या 3 महीने लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, या कुछ ट्रेड्स में लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने में सक्षम हूं। माय कैलकुलेशन फॉर देम इज बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, इफ नॉट 2 इयर्स। ऑल्दो मैं यहां पर 2 साल कहना चाहता हूं आपको, आप 2 साल लगातार मार्केट में प्रॉफिट कमाइए और उसके बाद आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचिएगा। हैविंग सेड दिस, मैं इतना कंजर्वेटिव यहां पर क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना पार्ट टाइम रहते रहते भी, आज इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू हैव डिफरेंट मार्केट्स, some markets open from 9 a.m. to 3:30 p.m. while some are open until 5 p.m. while one of the market is open until 11:30 or 11:55 p.m. तो मार्केट आपको ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है। आप जॉब के साथ साथ या आप किसी और प्रोफेशन के साथ साथ भी, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरी वन ऑफ अस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन परसू दिस एज अ ऑल्टरनेटिव करियर। एंड अभी जब तक आप कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बनते, जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हैं, आप इसको पार्ट टाइम परसू कीजिए, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर बनने के बाद आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पैसे कमाने का बहुत ज्यादा होता है। एंड माय थॉट प्रोसेस इज कि प्रेशर में कोई इंसान पैसे नहीं कमा सकता है। स्टॉक मार्केट में प्रेशर लेकर आप काम नहीं कर सकते हैं। सो इफ आई हैव टू गिव अ वन लाइन आंसर हियर, माय आंसर वुड बी दैट बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और कुछ मार्केट की साइकिल्स देख लीजिए अप्स एंड डाउन्स वाली। अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं हर मार्केट साइकिल के अंदर, देन वेलकम टू दिस मार्केट, यू कैन बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। बाकी लोग, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पार्ट टाइम इसको परसू कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप ट्वीक करके अपने प्रोफेशनल करियर के साथ उसको मोल्ड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हो, उसको बैलेंस किया जा सकता है। पीपल ऑल्सो राइट टू अस रिलेटेड टू स्कैल्पिंग, मतलब बहुत सारे स्कैल्पिंग से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम फ्रेम्स इन स्कैल्पिंग। सो बिफोर वी जंप इनटू स्कैल्पिंग, मैं यहां पर हमारे कुछ व्यूअर्स को पहले क्लियर कर दूं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग एक बहुत ही खास तरीके की ट्रेडिंग का एक फॉर्म होता है। लाइक यू हैव अ पोजिशनल ट्रेडर जो कई महीनों तक या मे बी एक साल तक अपने स्टॉक्स को और अपनी डेरिवेटिव पोजीशंस को होल्ड करते हैं। ऑफ कोर्स वो रोल ओवर कर सकते हैं डेरिवेटिव पोजीशंस के अंदर। फिर कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए पोजीशंस को होल्ड करते हैं। देन यू हैव इंट्राडे ट्रेडर जो सुबह ट्रेड लेते हैं और शाम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो एक पोजिशनल ट्रेडर या एक स्विंग ट्रेडर जहां पर छोटी क्वांटिटी और बड़े टारगेट्स में काम करता है, वहां पर स्कैल्पर जो होता है वो छोटे टारगेट्स और बहुत बड़ी पोजीशन में काम करता है। अब क्योंकि यहां पर हम टारगेट्स बहुत ही छोटे मेंशन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वहां पर। सो जनरली आई मे स्कैल्प यूजिंग अ 3 मिनट चार्ट और अ 1 मिनट चार्ट। सो you should not be using any scalping strategy. It is generally not recommended to use a scalping strategy in a bigger time frame, क्योंकि bigger time frame में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, और स्कैल्पिंग में नेसेसरीली आपकी पोजीशन बहुत बड़ी होगी। तो बड़ी पोजीशन को बड़े लंबे पीरियड के लिए होल्ड करना बहुत ही पैनिकिंग हो सकता है आपके लिए। सो आप कुछ सेकंड्स का या आप कुछ मिनट्स का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, मे बी 1 मिनट, 2 मिनट और 10 to 15 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। सो जितना छोटा टाइम फ्रेम आपका रहेगा, आप बड़ी पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे, अगर आप मिनट्स में पहुंच जाते हैं, स्पेशली 2 से 3 मिनट के ऊपर चले जाते हैं, देयर आर सर्टेन स्कैल्पर्स जो 1-1, 2-2 मिनट या 5-5 मिनट के चार्ट पे भी काम करते हैं। लेकिन अगेन दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड अ प्लेयर, उनको पता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है यहां पर, और मेरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। सो इफ समवन इज बिगिनिंग टू स्कैल्पिंग हियर, आई वुड से आप कुछ सेकंड्स तक की लिमिट रखिए अपने आप को, और कुछ सेकंड्स में ही बड़ी पोजीशन को एंट्री और एग्जिट लेकर बड़े प्रॉफिट्स और अपने स्टॉप लॉस को टाइट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके आप मार्केट से टाइम से बाहर निकल जाइए। ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर कोई बिगिनर अगर स्कैल्पिंग करना चाहता है तो अप्रोक्सीमेटली उनका कैपिटल कितना होना चाहिए? सो आप कितने भी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी मार्केट कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर आपके पास होगा तो आपको वो रिटर्न्स विजिबल भी होंगे। अगर आप रोज के 100-200 रुपए कमा रहे हैं, ऑल्दो 100-200 रुपए भी अच्छी बात होती है अगर आप कंसिस्टेंटली उसको कमाते रहेंगे, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ में एक इंपैक्टफुल रिटर्न्स लाने के लिए एक थोड़ा सा बड़ा कैपिटल होना चाहिए। तो माय सजेशन हियर इज कि अगर कोई सीरियसली स्कैल्पिंग को फॉलो करना चाहता है,
तो एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीस कैपिटल इज अ डिसेंट एनफ जहां पर वो ये सोच सकता है कि मैं कंसिस्टेंटली रेगुलर इनकम और एक इंपैक्टफुल इनकम मैं वहां से कमा पाऊंगा। बहुत छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट तो इसको लाख रुपए से भी 1 लाख रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख में आपके जो रिटर्न्स रहेंगे वो उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे कि वो आपको इंपैक्ट कर पाए या आप उसको उतना सीरियसली परस्यू कर पाए। सो एनीथिंग अबव 5 लाख रुपीस इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्टार्ट कीजिए। हैविंग सेड दिस, आप स्टार्ट इसको कुछ 1000 रुपए से कीजिए या 1 लाख रुपए से कीजिए और धीरे धीरे अपने कैपिटल को इंक्रीज कीजिए। बट हाँ, 5-10 लाख रुपए पर पहुंचने पर आपको ऐसा रिटर्न दिखेगा कि आपकी उसमें सीरियसनेस बहुत ज्यादा आएगी। राहुल से भी हमको एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट शुड बी योर स्कैल्पिंग मंत्र, बाय लो सेल हाई और बाय हाई एंड सेल हायर। तो मैं यहाँ पर राहुल जी और सभी के लिए एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, बाय लो एंड सेल हाई इज जनरली, अगर हम इस थॉट प्रोसेस को ही यहां पर सेग्रीगेट करें तो बाय लो एंड सेल हाई इज जनरली द मंत्रा फॉर एन इन्वेस्टर। एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रेडर या एक टेक्निकल एनालिस्ट, एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजिस्ट, ये सभी लोग जो होते हैं इनका मंत्रा सिर्फ एक ही रहता है, सेल हायर। तो आप उसको सस्ता बाय करें या महंगा बाय करें, रादर हम इसको महंगा बाय करते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और या फिर एज अ स्कैल्पर हम यहां पर मोमेंटम कैच करने के पीछे भागते हैं और मोमेंटम कैच करने के लिए हम हमेशा चढ़ती हुई चीज को परचेज करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये और ज्यादा बढ़े। तो ये कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी इन्वेस्टर के माइंड में कि वो वैल्यू इन्वेस्टर है या ग्रोथ इन्वेस्टर है। ट्रेडर के माइंड में तो हमेशा से क्लियर है कि ट्रेडर हमेशा मोमेंटम ही कैच कर रहा है। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ बाइंग हायर एंड सेलिंग सिग्निफिकेंटली हायर, and as a scalper buying higher, selling even higher and selling quickly, selling immediately। तो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। एज अ स्कैल्पर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, हम सब सिर्फ मोमेंटम कैच कर रहे होते हैं। एज दीज काइंड ऑफ ट्रेडर्स मैं यहां पर सिर्फ मोमेंटम कैच करता हूं। सो माय मंत्रा वुड ऑलवेज बी बाइंग हायर एंड सेल सिग्निफिकेंटली हायर और सेल स्लाइटली हायर। राइट। एंड श्रद्धा had written to us कि when do we understand that this market is favorable for scalping? टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग, पहले हम स्कैल्पिंग का बेसिक आइडिया समझते हैं। स्कैल्पिंग में हम बहुत छोटी सी रेंज कैच करते हैं और इस प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना होता है। सो हम बड़ी क्वांटिटी, छोटे नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड रिपीटिशन, दिस इज समथिंग दैट वी रिक्वायर इन स्कैल्पिंग। इसको करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसी मार्केट। नाउ सी, वी हैव टू रिपीट इट एवरी नाउ एंड देन। अगर हम कोई ऐसा स्टॉक या ऐसा इंडेक्स पिकअप कर लें जो बहुत ज्यादा मूव ना करता हो तो यहां पर हमें स्कैल्पिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। सो स्कैल्पिंग के लिए सबसे एप्ट मार्केट होती है वो वाली जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हो और एक रेंज में मूव करती रहे। दिस इज अ काइंड ऑफ द आइडियल मार्केट और उसमें हमें मूवमेंट मिले भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन शेयर्स लेकिन जो एक रेंज में तो रहते हैं लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। तो मैं बताता हूं अभी आपको कि इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। लेकिन एक और चीज जो हमें माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि हमें स्कैल्पिंग सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट में करनी चाहिए विच इज हाईली लिक्विड। इसीलिए जब मैंने यहां पे स्टॉक का एग्जांपल लिया तो जब अगर आप स्टॉक्स में भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू चूज ओनली दो स्टॉक्स विच आर हाईली लिक्विड। सो विच आर लाइक टॉप, आई वुड नॉट इवन से टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, I would say only top 10 to 20 stocks based on market cap and based on the volume। और या फिर अगर आज किसी प्रोडक्ट में एब्रप्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिला है तो आप उसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो आई वुड से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। निफ्टी इज अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स व्हाइल बैंक निफ्टी इज फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। तो निफ्टी में मूवमेंट छोटी रहती है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा रहेंगी आपकी और वो ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि कुछ 12 स्टॉक्स हैं उसके अंदर और निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं। तो ये 12 स्टॉक्स ऊपर नीचे इसको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कर देते हैं। सो आई पर्सनली प्रेफर टू स्कैल्प इन बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मेरे सारी कंडीशंस फुलफिल करती हैं। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम भी है, बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स भी हैं, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी है और ये काम मैं रेपिटेटिवली बैंक निफ्टी में कर सकता हूं। सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अच्छा खासा वॉलेटाइल मिले, उसमें लिक्विडिटी हो और वो रिपीटेटिव प्रोसेस हम उसको परस्यू कर पाए। सो बैंक निफ्टी इज एन ऐप प्रोडक्ट। बेसिकली इंडाइसेस आर एन ऐप प्रोडक्ट और इंडाइसेस में भी जो ज्यादा वॉलेटाइल इंडाइसेस हैं जिनमें लिक्विडिटी है और वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ऐसे इंडेक्स हम स्कैल्पिंग के लिए प्रेफर करते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि वी कैन ओनली स्कैल्प इन वोलेटाइल मार्केट, कि कैन समवन आल्सो डू स्कैल्पिंग इन कमोडिटीज? Yeah, certainly. That's actually a very interesting question because most of the people they scalp in equities and indices only. लेकिन अगर हम commodities market को समझें
तो कमोडिटी मार्केट में जनरली ये बात बोलता हूं कि गोल्ड अपने आप में एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स की तरह ही बिहेव करता है। सिल्वर अपने आप में एक इंडेक्स की तरह बिहेव करता है। तो जैसे इक्विटी की निफ्टी कैन बी कंपेयर टू कमोडिटी का गोल्ड, वैसे ही इक्विटी की बैंक निफ्टी कैन बी कंपेयर टू कमोडिटी का सिल्वर। सो जिस तरीके से बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, लिक्विड भी है, उसमें रेपिटेटिव प्रोसेस भी आपको मिल जाएंगे, तो सर्टेनली सिल्वर इज एन एप्ट प्रोडक्ट फॉर स्कैल्पिंग इन द कमोडिटी मार्केट। लेकिन इंडिया की कमोडिटी मार्केट्स में अभी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इक्विटी में है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। इनमें से अगर मुझे 2 प्रोडक्ट्स चूज करने होंगे तो मैं चूज करूंगा क्रूड ऑयल एंड सिल्वर, विच आर डिसेंटली वॉलेटाइल and will give me many opportunities and with good amount of liquidity in the market. तो हमें बहुत सारे यूजर्स ये भी लिखते हैं कि सर आप हमें काफी इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी देते हो, काफी स्ट्रेटजीज के बारे में बताते हो, लेकिन उनमें से आपकी फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी है, या फिर आपने कौन सी स्ट्रेटजी या फिर इंडिकेटर्स यूज करना स्टार्ट किया था एज अ बिगनर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हम डिस्कस करते हैं, इन सबकी स्टार्टिंग होती है एक थॉट प्रोसेस से। Like for example, I want to catch a move in a sideways market or I want to catch a move in a trending market. ये थॉट प्रोसेस के थ्रू हम एक स्टार्ट करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ प्राइस एक्शन थ्योरी, कुछ अप्लाई करते हैं एंड देन वी रीच अ स्ट्रेटजी। फिर उस स्ट्रेटजी को हम अपने लेवल पे, अपने एंड पे उसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं एज अ एनालिस्ट। मे बी मैं उसको यूज करने से पहले अपने लिए उसको थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, और फिर जब मुझे लगता है कि वो सही है तो मैं उसको अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि प्राइस एक्शन सेटअप बेटर है या इंडिकेटर्स। तो यहां पर दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। प्राइस एक्शन थोड़ा सा लीडिंग होता है, इंडिकेटर्स थोड़े से लैगिंग होते हैं, बट इंडिकेटर्स ज्यादा कंफर्मिंग होते हैं कंपेयर टू प्राइस एक्शन, क्योंकि इंडिकेटर्स पास्ट डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर रहे होते हैं। सो अब यहां पर इफ यू आस्क अबाउट मी कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी का ज्यादा बड़ा फैन हूं, तो आज की डेट में आफ्टर ट्रेडिंग फॉर मोर देन 1.5 डेकेड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अपना चार्ट बहुत ही क्लीन चाहिए होता है। तो मैं सिर्फ स्टॉक की चाल को देखकर समझने की कोशिश करता हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ये सारे इंडिकेटर्स मेरे लिए बाद में आते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स मेरे तब काम आते हैं जब मैं कंफ्यूज होता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओनली लुकिंग एट लेट अस से हायर हाई एंड हायर लो, जो कि एक बहुत ही बेसिक पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस का, चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए आप इसको। ये मार्केट मैं सिर्फ एक नेकेड चार्ट, एक प्लेन चार्ट के थ्रू पता करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां पर अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं यहां पर कुछ 1-2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, अगर ऐसा कोई बड़ा पैटर्न बन रहा है किसी डिसेंट टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट या 1 डे चार्ट या वीकली चार्ट पे, तो ये मेरे लिए मायने रखता है, ये मेरे लिए मैटर करता है। अगर कंफ्यूजन इससे भी बड़ी है कि अभी इससे भी कोई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ मूविंग एवरेज या आरएसआई कुछ अप्लाई कर लेता हूं। बट अदरवाइज मोस्टली मेरा चार्ट आपको बिल्कुल प्लेन चार्ट दिखेगा, प्लेन स्क्रीन दिखेगी, और ये सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स ऐड करता हूं। लेकिन यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से देयर इज वन थिंग दैट इज माय फेवरेट एंड आई हैव बीन रिपीटिंग इट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स कंसिस्टेंटली, इज मैं हर हफ्ते, एवरी वीक विदाउट फेल, फ्राइडे, सैटरडे या संडे को मैं ये चेक करता हूं कि इंडिया के और वर्ल्ड के मेजर इंडाइसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, या फिर और कोई S&P 500, डॉलर इंडेक्स, इन सारे प्रोडक्ट्स में वीकली चार्ट पे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर यहां पर कोई एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये मेरा ध्यान जरूर खींचेगा, और इसके बेसिस पे मैं अपने नेक्स्ट वीक का व्यू या ट्रेड डिसाइड कर सकता हूं। सो ब्रॉडली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि मुझे अपने चार्ट पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो मैं कुछ 1 या 2 इंडिकेटर्स यूज कर सकता हूं, या 1 या 2 चार्ट पैटर्न्स यूज कर सकता हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकता हूं। और एक चीज जो मैं लगातार यूज करता हूं वो है कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंड बियरिश हैरमी पैटर्न। इन सबके ऊपर इंटरेस्टिंगली हमने अपनी वीडियोस भी डाल रखी, हमने काफी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। इसलिए मुझे लगा कि और इनकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स को ये समझानी चाहिए, तो मैंने इनके ऊपर काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाई। आप उनको जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत नए नए एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, और किस तरीके से मैं इन पैटर्न्स को यूज करता हूं वो भी आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच हिमांशु। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप हमें इतना सपोर्ट करते कि यू लाइक आवर वीडियोस, यू आल्सो शेयर देम विद योर फ्रेंड्स।
If you have any queries related to any strategies or anything related to trading, you can write to us in the comment section below. Thank you so much, guys. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.